संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आह्वान शिक्षा संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति भोपाल की प्रस्तुति सुभद्रा कुमारी चौहान पर केंद्रित नाट्य सुभद्रा एवं उनकी दो कहानियां सुभागी और अभियुक्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है नाट्य सुभद्रा। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसा नाम, एक ऐसी अदम्य साहसी शख्सियत जिन्होंने गुलाम भारत में अंग्रेजों के बर्बर आतंकी शासन में इस धरा पर जन्म लिया और अल्पायु में ही साहित्य सृजन द्वारा और स्वशरीर देश के स्वतंत्रता आंदोलन दोनों क्षेत्रों में स्वाधीनता की अलख जगाकर जन जन को उत्साहित किया, प्रेरित किया और तन मन धन से भारत मां की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश की अग्रणी महिला के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने जहां एक ओर अपनी खड़ी बोली और अपनी कलम की पैनी धार से युवाओं, बच्चों और बूढ़ों का आह्वान कर वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग नेत्री रहे, वहीं दूसरी ओर अपनी समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ स्वाधीनता के इस महासंग्राम में रात दिन एक कर देश की सेवा में अपनी अंतिम सांस तक अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। इसी दौरान ही भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ और कविता में युगीन अभिव्यक्ति के लिए खड़ी बोली का आंदोलन चला। वहीं से 20वीं सदी में हिंदी साहित्य की भूमिका तैयार होने लगी थी। आगे चलकर आधुनिक हिंदी भाषा और आधुनिक साहित्य के प्रथम आचार्य और नई सदी के उत्थान के द्विवेदी युग में जब सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य क्षेत्र में अवतरण हुआ, बस उसके कुछ ही वर्षों के बीच दो ऐसी स्त्री संज्ञाएं जन्मी जिन्होंने आगे चलकर पुरुषों के वर्चस्व वाले साहित्य क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ और 1907 में महादेवी वर्मा का। सुभद्रा कुमारी चौहान द्विवेदी युग की आबो हवा और संवेदना में काव्य स्वर साधा और कहानियों की रचना की, तो महादेवी वर्मा ने छायावाद के साथ अपनी पहचान अंकित करते हुए कविता में गीति धारा, गद्य में मार्मिक संस्मरण और कहानियों की रचना की। तो सुभद्रा जी के साहित्यिक रुझान की पहली अभिव्यक्ति जून जुलाई 1913 में मर्यादा पत्र में छपी नीम शीर्षक कविता, जो कि उन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में लिखी थी। सब दुख हरन सुख कर परम, हे नीम जब देखूं तुझे, तू ही जानकर अति लाभकारी, हर्ष होता है मुझे। ये लहलहाती पत्तियां हरी, शीतल पवन बरसा रही, निज मंद मीठी वायु से सब जीव को हर्षा रही। हे नीम यद्यपि तू कड़ू, नहीं रंच मात्र मिठास है, उपकार करना दूसरों का गुण तिहारे पास है। तो नीम कविता के इस अंश में जो उपकार की बातें उन्होंने की वो वस्तुतः उनके अपने जीवन और कर्तव्य का ही गुण है। मानव उपकार उनके जीवन का प्रथम लक्ष्य और सत्य जीवन पर्यंत रहा है। 3 कहानी संग्रहों में से मुकुल कहानी संग्रह अलग अलग रंग रूप में प्रकाशित हुआ और शेक्सपियर पुरस्कार भी उन्हें मिला। कवि शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार कर्म क्षेत्र में उन्होंने सदा अपने को
दलितों, दीन दुखियों, यतीमों और बेकसों के लिए ही लड़ते पाए। सच्चे धर्म पालन में अगर कोई भी अड़चन आती तो वो उसके सामने अड़ जाती और उसके लिए एक सविनय असहयोग आंदोलन सा खड़ा कर देती। स्त्रियों की दशा कितनी हीन है। अपनी दशा सुधारने के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए, पर्दों को छोड़ देना चाहिए। भारत की नारी का प्राचीन इतिहास कितना गौरवमय। हम सब उन्हीं वेदों की रचयिता मैत्री और गार्गी की संतानें हैं। वीर बाला दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की वंशज हैं। हमें अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। सुभद्रा जी की पितृ परंपरा एक प्रतिष्ठित राजपूत घराने से संबंधित रही थी। यह परिवार अंग्रेजों के अपमान को ना सहन करने के कारण इलाहाबाद आकर बस गया। पिता रामनाथ सिंह की 8 संतानों में 7वीं मैं सुभद्रा। सबसे छोटे भाई राज बहादुर सिंह, जिन्हें हम सभी स्नेहवश रज्जू भैया कहते हैं। नई रोशनी, आधुनिक विचार वाले, साहित्यिक सुरुचि संपन्न व्यक्ति, स्त्री शिक्षा का महत्व समझने वाले रज्जू भैया ने हम 5 बहनों का दाखिला कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया और 5 कविताएं करती। हमारी 2 सहपाठी तोरण देवी और महादेवी वर्मा भी थी। हम 5 की काव्य सक्रियता पर आधारित एक लेख प्रयाग की कवित्रियां प्रकाशित हुआ। उन दिनों मेरी कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से प्रकाशित होती थी। परंतु 8वीं के बाद सुभद्रा जी की पढ़ाई छूट गई और 20 फरवरी 1919 को खंडवा के लक्ष्मण सिंह चौहान यानी मुझसे उनका विवाह हुआ। एक देशभक्त और आधुनिक विचारों वाले रचनात्मक प्रतिभा से युक्त व्यक्ति इलाहाबाद में पढ़ते थे। इसने ही रज्जू भैया ने ही सुभद्रा जी के लिए उनका चुनाव किया था। विवाह के बाद सुभद्रा जी की रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। पति लक्ष्मण सिंह जी एमए अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चले गए और सुभद्रा जी थियोसॉफिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बनारस चली गई, विश्वनाथ जी की नगरी। देश की राजनीति में यह समय बहुत ही हलचल भरा और संवेदनशील था। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक से स्थानांतरित होकर महात्मा गांधी के पास आ चुका था। ठीक उसी वक्त महात्मा गांधी ने आंदोलन की घोषणा कर दी और नवयुवकों से आगे आने का आह्वान किया। देखते देखते देश का अधिसंख्य युवा वर्ग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ स्कूल कॉलेज को अलविदा कह आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। और अभी अभी अमृतसर जलियांवाला बाग का जघन्य हत्याकांड हुआ। इन सब से मैं भी कैसे असंपृक्त रहता।
क्योंकि मेरी वैचारिक दीक्षा तो उग्र विचार वाले माखनलाल चतुर्वेदी के निर्देशन में हुई थी। इसीलिए मैं और सुभद्रा पढ़ाई लिखाई छोड़कर खंडवा आ गए। अब मेरा संपूर्ण जीवन राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित हो गया। परंतु सुभद्रा, उसने दोनों ही मोर्चों पर संपूर्ण सक्रियता और जिजीविषा के साथ सक्रिय रही। सुभद्रा जी अपनी निजी जीवन प्रणाली और अपनी लेखनी से करोड़ों क्रांतिकारी पर मूर्ति गढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। जबलपुर म्युनिसिपैलिटी में 1923 में कांग्रेस का बहुमत हो गया था। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लहराने जाने पर अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा रखा था। परंतु म्युनिसिपैलिटी का कांग्रेसी बहुमत उनके भवन पर तिरंगा झंडा फहराना चाहता था। इसके लिए प्रसंग भी तैयार हो गए। देश सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कितना तैयार है, इसका पता लगाने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक समिति बनाई। पंडित सुंदरलाल ने 10 आदमियों की एक कमेटी बनाई जो तिरंगा लेकर कंटेनमेंट एरिया की ओर आगे बढ़ी। हमें एकजुट होना है, फिर चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या बच्चे हो, सभी को कंधे से कंधा मिलाकर इस आजादी की जंग को लड़ना है। इन अंग्रेजों से अपने खून की आखिरी बूंद तक। आज ये झंडा सत्याग्रह शांति पूर्वक इस चौराहे पर हमारा संदेश है ब्रिटिश साम्राज्य को। वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत इन 8 लोगों की कमेटी में सुभद्रा जी भी एक थी, परंतु उन्हें कंटेनमेंट जोन में घुसने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया भारत गया। माता की जय। उस चौराहे पर यह भीड़ क्यों लगी हुई है? गिरफ्तार कर दो सबको। लाओ ना, लाओ ना। छीन लो अभी। लाइए मैडम। चलिए मैडम, सबसे पहले आप लॉरी में बैठिए। कोटि असहयोगनिया दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटने को रच दे लंका कांड सखी, रच दे लंका कांड सखी। सुभद्रा जी का अपना जीवन बहुत ही आदर्श उन्मुख था। आदर्शों के लिए वो जीवन भर लड़ी खटी और मरी। सन 1948 की बात है। वो एक मीटिंग में भाग लेने के लिए नागपुर गई हुई थी। वहीं कार दुर्घटना में बसंत पंचमी के दिन उनका निधन हो गया।
उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से सभी संप्रदाय के लोग आए थे। माँ, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी मां की तरह ही उनकी कविताएं भी कालजयी है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत है कहानी सुभागी। मगर ये तो जेल है ना, यहां चोर कहां से आएगा? परंतु सुभागी, तुम इतनी रात को वो भी सर्दी में अकेली क्यों खड़ी हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? वो भी खुले बरामदे में इस खराब मौसम में? हाँ, गार्ड आज ताला लगाना भूल गई शायद, इसी से बाहर आ गई बहन जी। तकलीफ क्या होगी बहन जी? नींद नहीं आती है। आप भी तो नहीं सो रही, यही मैं देख रही थी बहुत देर से। पहले आप अपनी बताओ, आप क्यों नहीं सो रही? मेरे ना सोने का कारण है सुभागी, मैं अपने छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर आई हूं।
उनके पिता भी यहाँ जेल में हैं और मैं भी हूँ। बस उनकी याद में रात रात भर नींद नहीं आती है। हाँ सुभागी, अगर किसी को बेमौसम की बहुत सी चीजें देखनी हो तो कुछ दिन जबलपुर में आकर रहे और फिर आज जैसी बेमौसम की बहार देखे। बेमौसम का पानी तो जबलपुर में खूब ही बरसता है, सच में। अरे आज तो आपका भी ताला नहीं लगा, दरवाजा मेरी तरह अटका है। बस लगता है भूल गई है वो आज। आप भी बाहर आ जाओ, यहाँ बरामदे में। सुभागी, ऐसे ही माघ महीने की बात है। सर्दी बहुत जोर की थी और साथ ही साथ खूब तेज हवा जो तीर की तरह हृदय को बेकती हुई जान पड़ती थी। बादल और बूंदाबांदी भी हो जाया करती थी जब कभी भी। परंतु उस रात तेज तूफानी हवा के साथ जो पानी बरसा था वो बरसात के दिनों की याद दिला रहा था। उस समय पानी तो बंद था, परंतु बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना और हवा का तूफान इसी तेजी पर था जैसे आज शाम से अब तक यहाँ पर है। ये वही मौसम है जिसमें मैं बहुत घबराती हूँ। ऐसे आंधी, तूफान और हवा में मुझे डर भी बहुत लगता है। कोई विश्वास ना करेगा तो मैं सच कहती हूँ। जब ऐसा अंधड़ उठता है और मेरे बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो मेरे मन में यही आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो इस आंधी में मेरा बच्चा उड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु फिर भी मैं घबराती हूँ। कोई काम नहीं कर सकती, कुछ लिख पढ़ नहीं सकती, यहां तक कि एक जगह पर बैठी भी नहीं रह सकती। एक अजीब तरह की बेचैनी बनी रहती है और जब तक मेरे बच्चे घर लौट कर नहीं आते मैं शांत नहीं हो पाती हूँ। हाँ सुभागी, तो मैं माघ महीने की तूफानी रात की बात कह रही थी। शाम से ही आंधी पानी का जोर था। मेरे आंखों की नींद और बच्चों की याद, दोनों में होड़ तो रोज ही लगी रहती थी। और प्राय यही होता भी था कि नींद के सामने मेरे बच्चों की याद ही विजय हुआ करती थी। और वैसे भी मुझे ऐसे मौसम में नींद भी कम आती है। और जब बच्चों की याद आ रही हो तब नींद भला कैसे आ सकती है? सच कह रही हैं आप बहन जी, मेरे कलेजे का भी यही हाल है। जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तब मेरे आंखों के सामने महीनों पहले का एक दृश्य आ जाता है। बरामदे में एक तरफ मेरा पलंग और उसी से सटी हुई मेरे नन्हे की खाट। जहां बादल गरजे, बिजली चमकी और मेरे नन्हे ने पुकारा, अम्मा! अम्मा, बादल तो बहुत जोर से गरजते हैं माँ। माँ, मुझे डर लगता है। तुम अपना हाथ मेरी खाट पर रख दो तो मैं सो जाऊं। मेरा नन्हा आज भी वहीं कहीं सोया होगा। बादलों की तड़प से उसकी नींद आज भी खुली होगी और वो डरा भी होगा। उसे शायद याद ना रही हो और उसने माँ कह के पुकारा भी होगा। परंतु एक ही शहर में रह
प्रबल वेग के साथ एक तूफान सा उठा। मैं फिर बैठ ना सकी और उठ के टहलने लगी। उसी समय मुझे बाहर बरामदे में किसी मनुष्य की छाया सी दिखी। मैं कुछ घबराई और डरी और तभी पूछा, कौन है वहां? और उत्तर मिला, तुम्हारा सुभागी। बहन जी, मेरा भी एक बच्चा है। तुम्हारा भी बच्चा है, परंतु उसे देखने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। मेरे बच्चे तो अकेले, इसलिए मुझे उनकी फिक्र रहती है। उसे देखने वाला ये भगवान को छोड़कर और कोई नहीं है बहन जी। कोई होता तो इतनी बेचैनी ना होती। उनके पिता कहाँ हैं? जेल में। जेल में? जब तुम्हारा पति जेल में है तो आखिर क्यों अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़कर चली आई? इस प्रवाह में बहकर अपने बच्चे के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गई थी और अब रात खड़े खड़े बिताया करती हो। देखो सुभागी, जब तुम्हारा पति जेल में था और तुम्हारे बच्चे को देखने वाला कोई ना था, तब तुम्हें यहाँ आने की क्या पड़ी थी? तुम्हारे एक के आने ना आने से क्या फर्क पड़ जाता? मैं अपने मन से नहीं आई हूँ, मुझे तो जबरन पकड़ लाए हैं। तुम क्या बहुत दिनों से स्वाधीनता आंदोलन का काम करती हो? नहीं बहन जी, मैंने कभी स्वाधीनता आंदोलन का कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि मैं तो इन सब बातों को समझती भी नहीं। फिर तुम्हें पकड़ा कैसे है? कैसे पकड़ा? क्या कहूं बहन जी, बात ये थी कि एक दिन मेरे पति और थानेदार में किसी बात पर कहासुनी हो गई। तब से वह अदावत मानता था और इसी से आंदोलन के शुरू होते ही उसने उन्हें पकड़वा दिया। अब घर में थी मैं अकेली और वही 9 साल का मेरा बच्चा। थानेदार आचरण का अच्छा नहीं है। उन्हें जेल भेजकर वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, तुम्हारे पति को जेल भेजने का मुझे दुख है सुभागी, पर हमको तो हुक्म की तामीली करनी ही पड़ती है। जैसा ऊपर से हुक्म आया किया, पर तुम किसी तरह तकलीफ ना उठाना। रुपए पैसों से मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। जब तुम्हें जरूरत हो तो घर आ जाना या कहलवा भेजना, मैं खुद चलाऊंगा। बहन जी, उसकी इस बात का अर्थ मैं अच्छी तरह समझती थी। मैंने कहा, अब आबरू न बचेगी। ये आदमी किसी भी समय आकर मेरा पानी उतार सकता है। अपने आस पड़ोस वालों से सलाह की। और क्या सलाह दी उनने? सबने कहा, मेरा कहना तो ठीक है, पर सब कुछ जानकर भी वे लोग थानेदार के विरुद्ध एक शब्द न कहेंगे और मेरी कुछ सहायता न करेंगे। थानेदार किसी को भी संदेह पर ही जेल जो भेज सकता है, उसे अधिकार जो है। फिर बिना मतलब क्यों कोई जेल जाए? और सबकी राय हुई कि मैं गांव छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊं। शाम को वो थानेदार का आदमी फिर मुझे बुलाने आया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बात पर वो बहुत चिढ़ गया। उसने मुझे धमकी दिलवाई कि यदि मैं उसकी बात न मानूं तो मुझे पछताना पड़ेगा। बहन जी, मैं सब बात के लिए तैयार थी, पर अपनी आबरू नहीं बेचना चाहती थी। उसी रात मैं अपने बच्चे को साथ लेकर गांव छोड़कर चली आई। और बहन जी, सवेरे आके स्टेशन पर उतरते ही पकड़ ली गई। कुछ पर्चे न जाने कहां से मेरी पोटली में रख दिए गए थे। उनका कहना था कि मैं उन्हें बांटती फिरती थी। मेरा मुंह रोने लगा। मैंने कहा, इसे अकेला छोड़कर कहां जाऊंगी, इसे भी मेरे साथ ले चलो। पर वो मेरी कब सुनते थे। रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती मुझसे अलग कर गलाने में बिठा कर ले आया। मेरा चिल्ला खा रहा।
यहाँ लाकर बंद कर दिया। तब से 2 महीने हो गए हैं। बच्चे की कोई खबर नहीं है। जब ये पानी बरसता है और बादल गरजते हैं तो मेरा जी और भी व्याकुल उठता है। वो कहाँ सोया होगा, क्या खाया पिया होगा उसने। बहन जी, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और वो गांव वाले तो थानेदार के डर से उसे अपनी छाया भी ना छूने देंगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद बहन जी, एक दिन मैजिस्ट्रेट ने अपने दफ्तर में बुलवाया। वहां वही थानेदार भी था। मुझसे कहा कि तुम ये कह दो, आगे से कोई भी स्वाधीनता आंदोलन का काम नहीं करोगी, थानेदार के कहने में रहोगी, तो तुम्हें छोड़ देते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं छूटना है। बहन जी, यूं तो मैं स्वाधीनता आंदोलन के लिए ऐसा कोई काम नहीं करती। ये तो माफी मांगना हो जाता ना, और फिर इससे आंदोलनकारियों की बदनामी होती, और फिर छूट कर भी तो उसी पिछाड़ थानेदार के चुंगल में फंस जाती। इसलिए मैं ये कहकर कि मुझे नहीं छूटना है चली आई। बच्चे की ममता है, रात दिन अंदर एक आग सी लगी रहती है। कहीं से तो उसका पता चल जाता। वो कहाँ गया होगा, वो कहाँ पे होगा। पर पता कहाँ से चलेगा। ये तो झेल है। मेरा बच्चा कहाँ गया होगा। मेरा वो गार्ड तो खराटे मारकर सो रही है। अभी रो लो सुभागी, मैं जी हल्का कर लो। बस अपने आंसू पोंछ। सुभागी, मेरे पास तुम्हें सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम्हारी कहानी कितनी करुण है, तुम्हारा दुख कितना तीव्र है। मेरी बच्ची उठ गई है, रो रही है, मैं भी जाती हूँ। तुम जाओ अंदर जाकर आराम करो। कल सवेरे मिलते हैं, तब बात करते हैं, ठीक है? जाओ। उठो सुभागी, अंदर जाओ।
देख रही है? काम कर अपना। अरे ओ बैरी, अरे तुझसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? इधर आ। ले, तेरे बच्चे की चिट्ठी आई है, पढ़ ले। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, दूसरों के लिए जगह खाली करो। सुभागी, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है? नाम तो उसका रामलाल है, पर सब रम्मू रम्मू कहकर पुकारते हैं। सुभागी, अपने बच्चे का समाचार सुन लो। मेरे बच्चों का पत्र है। मेरे बच्चे ने लिखा है, अम्मा, हम लोग छोटे छोटे हैं तो हमने एक छोटा सा नौकर भी रखा है, और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस लड़के के माता पिता भी इसी आंदोलन में पकड़े जाकर जेल जीवन बिता रहे हैं। इसका नाम रम्मू है। अच्छा सा लड़का है माँ, और हम लोग उससे नौकरों जैसा बर्ताव भी नहीं करते, उसे पढ़ाते लिखाते भी हैं। पिता की गिरफ्तारी के बाद शहर नौकरी करने आया था। स्टेशन पर ही उसकी मां पकड़ ली गई। तब से कई जगह नौकरी करने के बाद अब हमारे घर आया है, और उसे यहाँ अच्छा लगता है। कहता है कि अपने माता पिता के छूटने तक वो हम लोगों के पास ही रहेगा। क्या कोई इस तरह के लड़के की माँ तुम्हारे जेल में है माँ? मेरा रम्मू, मेरा रम्मू, मेरा रम्मू। कुछ ही क्षणों के बाद प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कहानी अभियुक्ता। अमर, अरे भाई तुम यहाँ कैसे? अरे काम के सिलसिले में आया तुम? अरे मैं अपने एक सुनवाई में आया था। अच्छा, एक सवाल कर रहा था तुमसे। यार पिछले 4-5 दिनों से अपने केस के सिलसिले में जब भी यहाँ आया हूँ तो देखा है कि मजिस्ट्रेट मिश्रा की ताकत में भीड़ रहती है। माजरा क्या है? पता है? बताओगे? सबको पता है भाई। मजिस्ट्रेट मिश्रा की अदालत में बड़ा ही सनसनी खेज मुकदमा चल रहा है, भीड़ रहती है। और माजरा है क्या? 20 बरस की युवती का है। अच्छा भाई, कुछ भी कहो, स्त्री की अदालत में आते ही भीड़ पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और कहीं स्त्री सुंदर हुई तो भीड़ कहना ही क्या। पर ये बात तो है, बैरिस्टर गुप्ता शहर के बहुत मशहूर वकील है, शहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। मैंने तो ये भी सुना है कि सरकारी लोगों के घर जुआ खेलते, इसीलिए सरकार दरबार में उनका इतना नाम। भैया शराब पीने का शौक होते हुए भी कलवारी नहीं जाते, कलवारी स्वयं उनके घर आ जाता है। गुप्ता है बड़े मिलनसार भाई, पब्लिक का काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। अरे ये बाद में करना, चलो चलो, अरे जल्दी करो। अभियुक्ता हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड। मैं अभियुक्ता को एक अरसे से जानता हूं। ये शहर में भीख मांगा करती थी। करीब 1 महीना हुआ। एक दिन मैंने अपने मकान के पास कुछ गुंडों को इसे छेड़ता देखा तो मुझे इस पर दया आ गई।
उन गुंडों को भगाकर मैं इसे अपने घर ले आया, और जब मुझे मालूम हुआ कि इसका कोई भी नहीं है, तब खाने और कपड़े पर इसे अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए रख लिया। करीब 15 दिन काम करने के बाद यह एकाएक गायब हो गई, और अगले दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे के गले में सोने की जंजीर नहीं। तब मैंने पुलिस में इत्तला दी, और पुलिस ने अगले ही दिन इसे मैं सोने की चेन गिरफ्तार किया और मुझसे चेन की शिनाख्त भी करवाई। मैंने वैसे ही 5 चेनों में से अपनी चेन पहचान ली। यह चेन मेरी है जज साहब, मैंने खुद इसे बनवाया था। तुम्हें बैरिस्टर साहब से कोई सवाल करना है? जी नहीं, सवाल पूछना तो दूर की बात है, मैं तो इनका मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। कोई गवाह बैरिस्टर गुप्ता? जी, मैं पुलिस महकमे के हवलदार जोशी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? आइए। जी हुजूर, मैंने ही शिनाख्त कराई थी और मैंने ही इसे मैं सोने की चेन की गिरफ्तार किया था। अच्छी तरह से जानता हूँ इसे मैं। यहाँ वहाँ पता लगाने के बाद इसकी गिरफ्तारी करते ही जैसे ही मैंने कड़क स्वर में इससे पूछा, इसने तुरंत कमर से चेन निकालकर मुझे दे दी। अभियुक्ता इस चेन को अपनी माँ की दी हुई बतलाती है, जिससे साफ मालूम पड़ता है अभियुक्ता बहुत ही चालाक है। चेन इसी ने चुराई है सरकार, चेन इसी ने चुराई है। अब अपनी जगह पर जा सकते हैं। और कोई बैरिस्टर गुप्ता? जी मानव, मैं मेरे सुनार को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? आइए। साहब यह छोरी बहुत झूठी है। अरे वकील साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनके बाप दादे भी हमारी दुकान से सोना खरीदते थे, और यह चेन तो मैंने अपने हाथों से बढ़ाई है साहब। यह चेन इन्हीं की है। अब आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। सरकारी गवाहों के बयान हो जाने के बाद मैं अभियुक्ता से चंद सवालों के जवाब चाहता हूं। तुम्हारा नाम? चुन्नी। पति का नाम? मैं कुमारी हूँ। अच्छा, तो पिता का नाम? मैं नहीं जानती। मैं जब बहुत छोटी थी तब या तो मेरे पिता कहीं चले गए थे या मर गए थे। मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने भी उनके बारे में कभी नहीं बतलाया। और अभी तो कुछ दिन हुए मेरी माँ का भी देहांत हो गया है। ये लड़की, ये रोना धोना बंद करो। यहाँ जो जैसा आप पूछते हैं सीधा सीधा जवाब दो। तुम्हारा पेशा क्या है? मैं मजदूरी करती हूँ, और जब काम नहीं मिलता तो भीख मांगती हूँ। और रहती कहाँ? जहाँ जगह मिल जाए। तुमने बैरिस्टर साहब के घर नौकरी की थी? जी हाँ। ये चेन तुमने उनके बच्चे के गले से चुराई? मैंने कोई जंजीर नहीं चुराई है, वो जंजीर मेरी है। मैं फिर कहती हूँ, वो जंजीर मेरी है। मेरी माँ ने मरते समय मुझे दी थी और कहा था ये मेरे पिता की यादगार है, इसे संभाल कर रखना। क्या तुम बैरिस्टर साहब के घर से रात को भाग गई थी? जी हाँ, मैं बैरिस्टर साहब के घर से भाग गई। पहले इन्होंने गुंडों से बचाकर मुझे अपने घर में आश्रय दिया। तब मेरे हृदय में इनके लिए श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव थे, लेकिन वो धीरे धीरे घृणा और तिरस्कार में बदल गए। मैंने देखा ये बैरिस्टर साहब की खुद की नीयत ठिकाने नहीं है। वो मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने पर तुले थे। धीरे धीरे वो मुझे हर तरह का लालच और धमकियां देने लगे, और एक दिन इसी तरह की छीना झपटी में इन्होंने मेरी सोने की जंजीर देख ली, तो चोरी का झूठा इल्जाम लगाने का इन्हें मौका मिल गया। साहब, मैं चोरी के डर के मारे कभी भी जंजीर गले में नहीं पहनती थी, सदा कमर में छिपाए रखती थी। परसों यानी 15 तारीख को अगली पेशी तय की जाती है।
भाई मुझे उस युवती की बात में 16 आने सच्चाई लगती है। उसके साथ तो इंसाफ होना ही चाहिए। ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन कानूनी कठिनाई अभी तो उसके सर पर है। ऐसा ना हो कि चेन भी ले लें और उसको जेल में बंद कर। ये तो हो सकता है। अब देखते हैं अगली सुनवाई में क्या होता है। भगवान ही जाने भैया। चलो चले। अरे देख रहे हो आज अदालत में कितनी भीड़ है। देखो देखो, सबके चेहरे पे कैसी उत्सुकता छाई हुई। सही कहा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। देखते हैं अब क्या होगा। भाई अदालतें तो आजकल सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है। अदालतें होती सिर्फ अमीरों की है, गरीबों का यहाँ कुछ नहीं होता। अरे लेकिन धीरे बोलो, ये अदालत है, कानून ने सुन लिया तो तुम पे मुकदमा ठोक देगा। देरी के लिए माफी पाई। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाती है। मैं अभियुक्ता से कुछ और चंद सवालों के जवाब चाहता हूं। क्या तुम इस बात का सबूत दे सकती हो कि ये चेन तुम्हारी है? जी हाँ। क्या सबूत है? कोई गवाह है तुम्हारे पास? मेरा सबूत और गवाह वही चेन है। वो कैसे? आप चेन मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। यही मेरा सबूत है जज साहब, मेरे पिता की तस्वीर। बीस वर्ष पहले मैं कॉलेज में बीए फाइनल में पढ़ता था। हमारे मैथ्स की महाराजिन बुढ़िया थी, इसलिए कभी कभी उसकी नातिन भी रोटी बनाने आ जाया करती थी। उसके हाथ का बना भोजन बहुत मधुर होता था। वो थी भी बड़ी हंसमुख और भोली। मैं धीरे धीरे उसे अच्छी अच्छी चीजें देने लगा। छिप छिप कर मिलना जुलना भी प्रारंभ हुआ। रात के समय में महाराजिन बुढ़िया और उसकी नातिन को घर छोड़ने भी जाने लगा। एक रात को वो लड़की अकेली थी। चांदनी रात थी और बसंती हवा भी चल रही थी। घने वृक्षों के नीचे अंधकार और चांदनी के टुकड़े आंख मिचोली खेल रहे थे। वहीं कहीं एकांत स्थान मैंने अपने आप को खो दिया। कॉलेज बंद हुआ, विदाई का समय आया। उस रोती हुई प्रेयसी को मैंने सोने की चेन यादगार के रूप में दी। सिसकियों और हृदय के स्पंदन के साथ बड़ी कठिनाई से मैं विदा हुआ। वो मेरा अंतिम मिलन था। उसके बाद में उस कॉलेज में नहीं गया, क्योंकि वहां लॉ नहीं था। धीरे धीरे मैं उन सब बातों को एक स्वप्न की तरह भूल गया। किंतु आज इस लॉकेट ने मेरे प्रणय के परिणाम को प्रत्यक्ष लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो क्या ये मेरी अभियुक्ता निर्दोष है।
इसे जाने दो। भगवान इंसाफ करता भैया है। देर है भगवान के घर भैया, अंधेर नहीं। सही कह रहे हैं। शानदार प्रस्तुति के लिए कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक की निर्देशिका शोभा चटर्जी जी से अनुरोध है मंच पर आएं और कलाकारों का परिचय करवाएं। राहुल प्रजापति, अमर पांडे, विराट, जयंत राठौर, बच्चा अंश नामदेव, उत्कर्ष खरे, अंश नामदेव के पापा नामदेव जी, अंजना राय, एहसान खान, शिवम राठौर, मीना सिंह सोलंकी, स्वर्णा रावत, कोमल वर्मा, सिमरन वर्मा और ललित सिंह। आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है, आभार है। और सुरेंद्र सिंह जी और नीरज जी हमारे सभागार में उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हाँ, लाइट में है दिनेश नायर, माफी चाहते, आ जाइए। मोहित गुरमाले ध्वनि संचालन और ध्वनि, आइए 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 प्लीज। हाँ, राजीव जी भी हैं, रीता जी भी हैं और सुधा जी हैं, सुधा जी के हस्बैंड है, ऋचा है, रीता जी है, सबका हार्दिक स्वागत। आलोक जी भी हैं, आलोक जी भी। दिनेश आ जाओ प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आ जाओ मोहित, आ जाओ। माफ करिए, मैं छूट गया था इनका नाम। आ जाओ दिनेश। हाँ, विकास दुबे, सबका स्वागत सबने कर दिया। साहित्य परिषद के निदेशक आए हैं, उनको पता है, इनसे बुलवा दिया था, सुरेश जी का नहीं मालूम। आ जाओ। दिनेश नायर जी और मोहित गुरमाले बहुत अच्छी साउंड करते हैं और ऑलराउंडर रंगकर्मी है। शुक्रिया।